Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of current electricity chapter. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. Which of the following graph represents the variation of resistivity with temperature T for copper? कॉपर के केस में बताना है रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ है. ठीक है, मतलब कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा. उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करना चाहूंगी इससे रिलेटेड. तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे, रेजिस्टिविटी पे, यानी कि जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रेजिस्टेंस. ठीक है. और रेजिस्टेंस क्या होती है भाई, इससे पहले शायद कुछ बच्चों को ना पता हो कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे. देखो ये क्या होती है, रेजिस्टेंस जो होती है कंडक्टर की, वो डिफाइन की जाती है कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो दो एंड्स होते हैं कंडक्टर के, उनके बीच में कितना जो है पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है दोनों एंड्स के अक्रॉस कंडक्टर के, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, जो करंट वहां से इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है फ्लो करता है. फॉर्मूला इसका होता है R इज इक्वल टू V अपॉन I. वही R इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी, यानी कि करंट ज्यादा होगा तो मतलब क्या है, रेजिस्टेंस कम है. रेजिस्टेंस का मतलब होता है, आप ये समझ सकते हो कि प्रतिशोधक शक्ति किसी चीज को रोकने की. ठीक है, अब रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना. तो अगर करंट ज्यादा है तो मतलब रेजिस्टेंस कम है, और करंट कम है तो यानी कि रेजिस्टेंस वहां पे क्या है, ज्यादा है. ओम जो है इसकी यूनिट होती है. जो आर है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कभी भी किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, कोई भी मीडियम मतलब शेप साइज मटेरियल जो होगा कैसा भी कंडक्टर के, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ऊपर ये डिपेंड करता है. ठीक है. और दूसरी तरफ अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं तो ये क्या होता है, मतलब किसी भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ. अगर हम यूनिट लेंथ में बात कर दें, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में, तो उसको नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी. बाकी बात सारी सेम है. ठीक है. फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टोर्क ए. ये टोर्क होता है, ये एरिया होता है, ये होता है भाई फ्री डेंसिटी जो इलेक्ट्रॉन की वो होती है, एम से मास होता है. ठीक है. और रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है भाई मटेरियल और टेम्परेचर पे, यानी फिजिकल कंडीशंस पे. दोनों के बीच में डिफरेंस है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगी फिजिकल कंडीशंस के ऊपर. ठीक है. और रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती फिजिकल कंडीशंस के ऊपर. ठीक है, तो याद रखना. हाँ, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी एम एल अपॉन एन ई का स्क्वायर एन ई स्क्वायर टोर्क इंटू ए, ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है. अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं. तो देखो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वहां पे क्या होगा, मोर आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आयोनाइजेशन ज्यादा होगा, यानी कि मतलब क्या है इसका, कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नंबर बढ़ जाएगा वहां. ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. थर्मल स्पीड भी क्या होगी, अगर n की वैल्यू इंक्रीज हुई तो इनकी स्पीड भी क्या होगी, वो बढ़ जाएगी. स्पीड बढ़ेगी यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे. ठीक है, टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, यानी उनके बीच का जो कोलिजन टाइम है वो कम हो जाएगा, यानी कि टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. n बढ़ गया, टॉर्क कम हो गया. ठीक है, तो ये होगा. और यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेटेलिक कंडक्टर्स या फिर सिंपल कंडक्टर्स के बारे में, तो मेटल्स के लिए जो n की वैल्यू होती है, यानी कि ये जो n की वैल्यू है ये क्या होती है, काफी लार्ज होती है. टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो n में जो है इंक्रीज इन n, मतलब जो भी n में यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जो इंक्रीजमेंट आएगा वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता. टेम्परेचर भी बढ़ेगा भाई. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, n बढ़ेगा, और टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा. तो यहाँ पे इसमें एग्जाम्पल कौन से होते हैं भाई इसके, इसका ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है मेटेलिक कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर के केस में. ये जैसे कॉपर का एग्जाम्पल ले लें हम. ठीक है, ये कॉपर का ये एग्जाम्पल है. सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब इसी के अंदर आते हैं. सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये ऐसा ग्राफ होता है इनका. ठीक है,
और नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, इसमें क्या होता है भाई, ओवरऑल मैं इसका बता दूं आपको, बिल्कुल ब्रीफ देना चाहूं तो इसमें मैं क्या बता सकती हूँ आपको कि इसमें टॉर्क की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। टॉर्क की वैल्यू कम यानी टाइम कोलिजन का कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ती है। नेक्स्ट बात करेंगे सेमीकंडक्टर या फिर इंसुलेटर के बारे में। सेमीकंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स, इसमें क्या होता है, इसमें एग्जांपल भाई SI, GE, कार्बन इंसुलेटर्स वगैरह जितने भी होंगे ये इसमें एग्जांपल के तौर पे आते हैं। इसमें क्या होता है भाई, एन की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होगी तो रो की वैल्यू यानी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ये इसमें डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पे जो ग्राफ है इसका कैसे ध्यान रखोगे, मतलब सिंपली यहाँ पे ऐसा पूछा जाएगा आपसे कि इंसुलेटर का ग्राफ कैसा होगा, या फिर जो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ इनका ग्राफ, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये ग्राफ पूछा गया है। अगर इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर के केस में पूछा जाए तो ये ऐसे ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है, रो वर्सेस टेम्परेचर की। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, थर्ड बात करी जाएगी किसकी, एलओइस की। 4 एलओइस, जैसे कि क्या क्या हो सकता है, कौन से एलओइस हो सकते हैं, नाइक्रोम, मैंगनीन एंड कॉन्स्टेंटन। ठीक है, ये सारे एलओइस हैं, एलओइस के नाम है। टेम्परेचर बढ़ता है, रो की और आर मतलब इन दोनों में क्या है भाई, स्लाइट चेंज आता है, स्मॉल या फिर स्लाइट इंक्रीजमेंट आप इसमें बोल सकते हो। ग्राफ इसका कुछ ऐसा होता है, ये बहुत ही गंदा ग्राफ मैंने बनाया है। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है इसका, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के। तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बी। ठीक है, ऐसा भी हम पढ़ के आए हैं, मैंने बताया था इसके केस में बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे, सॉलिड्स विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर। सॉलिड जिनका टेम्परेचर नेगेटिव होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो वो क्या होता है, देखो जो हमने अभी टॉपिक किया उसके बेस पे क्वेश्चन है, तो इसका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर आंसर होता है। फॉर मेटल्स जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में बात करूं तो जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होता है। तो याद रखना है यहाँ पे, अगर जैसे यहाँ पे हमारे पास बोला गया है क्या, नेगेटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव टेम्परेचर बोला जाता तो यहाँ पे आप क्या मतलब ऑप्शन करेक्ट होता, यहाँ पे फॉर मेटल्स के लिए हमारे पास क्या होता, पॉजिटिव, यानी कि मेटल पॉजिटिव पूछा जाता तो मेटल आता। अदरवाइज इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इनके पास। कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, कलर कोड दे रखा है यहाँ पे हमें इसका, तो येलो, वायलेट, ब्राउन, गोल्ड। वैल्यू बतानी है रेजिस्टेंस की और टॉलरेंस की रिस्पेक्टिवली आर, तो क्या होगी भाई, देखो ये जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी के बुक में कुछ वैल्यूज दे रखी हैं जो आपको याद रखनी है उसके बेस पे। ठीक है, और मैं आपको लिखवा भी, मैं थोड़ा सा ये टॉपिक आपको ब्रीफ इस टॉपिक का दे देती हूँ ताकि एक आध क्वेश्चन और आगे ऐसा आए तो थोड़ा सा आप समझ पाओ उसको। देखो भाई हमारे पास कलर दे रखे हैं, पहले ट्रिक से याद रखोगे, बी बी रोए, बी रोए, जी बी VGW, इससे आप कोई भी न्यूमेरिक बना सकते हो। कलर याद रखोगे, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, वाइट। ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर हो गए। यहाँ पे देखो ABC 3 कॉलम होते हैं भाई, 3 कॉलम। ये मैं आपको याद रखने की उससे पर्पज से बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे ये चीज। अरे एक मिनट भाई, ब्लू से ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इसमें आएगा 0,
ठीक है। और ये भी होता है 0 0, मतलब सिमिलर लिखना आपको यहाँ तक 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9। देखो अब भाई यहाँ पे आप इसको जो है 10 लिखोगे, मतलब हर एक के सामने यहाँ पे 10 लिखना है आपको। 10 10 10 10 10 10 10 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10। ऊपर से शुरू करोगे 0 से, रेज़ टू पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब भाई इतना ये आपने बना लिया और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको याद भी रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना रही हूँ सर्किट का। ये कुछ स्ट्रिप्स होती हैं यहाँ पे कलर की। ठीक है भाई, ये कलर जो होता है ये होता है येलो। ठीक है, ये यहाँ पे होता है वॉयलेट। ठीक है, और यहाँ पे ये होता है कैसा, सिल्वर। इसको बोला जाता है, जो सबसे स्टार्टिंग में होती है ए वैल्यू, क्या बोला जाता है इसको, ए वैल्यू। इसको यहाँ पे बोला जाता है बी वैल्यू। इसको बोला जाता है सी वैल्यू, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर भी लिखा आपके पास आ सकता है। और इसको बोला जाता है क्या, डी टॉलरेंस, परसेंटेज यानी कि। अब कैसे निकालते हैं भाई, जैसे कि डी के बारे में हमसे यहाँ पे पूछा गया है। जैसे हमें दे दिया 3, गोल्ड दे दिया, सिल्वर दे दिया, नो कलर, कोई कलर नहीं दिया, ये दिया गया है। तो भाई गोल्ड का यहाँ पे आपको कैसा पता चलेगा कि क्या लिखना है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें निकालना है भाई। इनकी जो वैल्यूज है 3 मैंने अलग से लिखे हैं, इनके आ सकता है, तो इनकी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए परसेंटेज में। डी की वैल्यू इसकी 5% होती है, ±5%। इसकी ±10%, और इसकी होती है प्लस माइनस कितनी, 20%। ठीक है, इसकी इतनी हो सकती है। तो ये वैल्यूज जो है गोल्ड, सिल्वर और नो कलर वैल्यू आपको याद रखनी है। अब जो हमारे पास क्वेश्चन था, जब उसको सोल्व करके हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या जो है इस कंसेप्ट से बताना चाह रही हूँ। तो इसको इरेज करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये टेबल और ये जो बात मैंने आपको बताई है कि ए और बी वैल्यू किसको कंसीडर करोगे, सी को जब कंसीडर करोगे तो ये 10⁻⁴ 7 जो भी हमें दे रखा वो लेना होता है। और डी यानी टॉलरेंस के प्लेस पे या तो आपके पास सिल्वर होता है या गोल्ड दिया जाता है, फिर नो कलर, जिसका 5, 10 और 20% तीनों वैल्यूज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू कलर कोडिंग के अनुसार, जो वो हमारी टेबल थी जो मैंने बनाई थी, उससे ये हमें लेना होता है येलो, वॉयलेट, ब्राउन और गोल्ड। हमें 4 दे रखे हैं। ये आप जानते हो, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखनी होती है, यहाँ पे बी वाले की, यहाँ पे सी की, यानी जो 10⁻⁴ में था, और गोल्ड की तो 5% मैंने आपको बताई थी। तो येलो का नंबर 4 है, वॉयलेट का उसके सामने आप टेबल में देखोगे 7 है, और ब्राउन का वहाँ पे 1 है। ठीक है, 10⁻⁴ कुछ काइंड ऑफ। तो यहाँ पे आप इसको कैसे सोल्व करोगे, आर इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करोगे ए और बी को, 47 इंटू यहाँ पे इसको क्या करोगे 10⁻⁴ प्लस माइनस क्या आएगा 5%। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 470 प्लस माइनस 5% ओम। यानी कि अब देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका है सी, यही आया हमारा। नेक्स्ट बात करेंगे 4th क्वेश्चन की। A charged particle having drift velocity of 7.5 into 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें क्या दे रखी है, एक चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखी है, इतनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁻⁻10। ठीक है, हैज अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वेयर। इसकी मोबिलिटी हमें क्या निकालना है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसकी मोबिलिटी निकालनी है। तो अभी इससे पहले भाई मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। हाँ, मैं एक बार ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म आपको समझाती हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, ताकि जो ये क्वेश्चन जो है इजीली हम सोल्व कर पाए। मोबिलिटी के बारे में यहाँ पे आपको बता देती हूँ एक बार। देखो, स्पेस बना लेते हैं।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, एवरेज स्मॉल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और मैं इसकी अगर पूरी डेफिनेशन आपको बताऊं तो क्या होता है? एक्सीलरेशन अकर्स ओनली फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। दो कोलिजन के बीच में भाई, दो कोलिजन के बीच में जो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन आता है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो एक एक्सेलरेशन दो कोलिजन के बीच में आता है और एक स्मॉल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को। स्मॉल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को, एक डिफरेंट अपोजिट मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अपोजिट डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो क्या प्रोवाइड करे? स्मॉल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करे, उसी को क्या बोला जाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि एवरेज स्मॉल स्पीड भी हम इसको बोल सकते हैं, एवरेज स्मॉल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरेज स्मॉल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और मैं अगर इसके एक्सप्रेशन की बात करूं तो वो भी देख लेते हैं एक बार। वीडी से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन इनटू टॉर्क इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है भाई ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क अपॉन एम। और इसको अगर हम अच्छे से इक्वेट करके लिखे तो हमारे पास ये आता है, ठीक है। मैं इसको बना के दिखा देती हूँ। मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में जो कोलिजन की वजह से ये टी होता है भाई रिलैक्सेशन टाइम। टी क्या होता है? टी क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। ये फर्स्ट कोलिजन, ये सेकंड कोलिजन, ठीक है। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये होता है। तो हम इससे जो है हमने ये फॉर्मूला, ये एक्सप्रेशन निकाली है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और नेक्स्ट अगर मैं थोड़ी सी मोबिलिटी की बात करूं तो मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है, मोबिलिटी को हम म्यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को। फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रॉन। ये चीज याद रखनी है, दोनों के बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब नहीं, रिलेशनशिप की अगर मैं, ये तो था भाई मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और अगर मैं एक और इससे एक और कंसेप्ट यहीं पे बता दूं कि रिलेशनशिप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या है, तो उसका फॉर्मूला होता है, करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल टू वी डी ई एन ए। एन यहाँ पे क्या है भाई? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आई क्या है? करंट होता है, ठीक है। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, मेजरली आपको याद रखने हैं। आप जो है हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो भी भाई क्वेश्चन में जिससे रिलेटेड हमसे पूछा जाता है वो पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इस वजह से बताती हूँ, ताकि एकदम से जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो कंफ्यूजिंग लगता है फिर सब कुछ, कि यहाँ पे भी ऐसा ही फॉर्मूला आ गया, वहाँ पे भी करंट और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों का जिक्र है, ये कैसे आ गया। तो ये पहले पता होना चाहिए कि भाई इनके रिलेशनशिप के भी फॉर्मूले हमारे पास दे रखे हैं चैप्टर में, जिससे कि हमें जो है मुश्किल ना लगे। अब देखो सोल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी दे रखी है पार्टिकल की? 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है कितनी? 3 इंटू 10⁻⁻10। मोबिलिटी का फॉर्मूला, मोबिलिटी निकालनी है, अभी बताया था। अभी अगर देखो मैं पहले अगर आपको ना समझाती वो चीजें कि वीडी क्या है, क्या है, म्यू यानी मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, तो अब ये क्वेश्चन मुश्किल लगता। अब देखो सारा हमें फॉर्मूला पता है, हमें वैल्यूज दे रखी हैं, तो सिंपली पुट करके हमें क्या है? आंसर निकालना है, जो कि 2.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा वो देख लेंगे। फोर्थ का हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, 2.5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या दे रखा है? कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू दे रखी है किलो ओम, इज टू बी मार्क्ड विद रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन। जो कलर कोड सीक्वेंस है भाई, अभी कलर कोड सीक्वेंस बतानी है। अब आपको पता होना चाहिए 4 जो है ए वैल्यू है, यहाँ पे 7 बी की वैल्यू दे रखी है, और ये दे रखी है हमें डी की वैल्यू, ठीक है। तो ए बी और डी। अभी 47 वाला तो हम पीछे क्वेश्चन करके ही ना आए थे, तो कौन सा कलर होगा भाई? इजिली आपको बताना चाहिए भाई, ये 4 होता है येलो के लिए, वॉयलेट होता है, ये 7 होता है वॉयलेट के लिए, फिर हमारे पास क्या आएगा? ऑरेंज, और उसके बाद क्या आएगा? सिल्वर, ठीक है। इज टू बी मार्क्ड विद रिंग्स। ये हमारे पास क्या होगा? 4.7 यानी अप्रोक्स टू 5। किसका होगा? सिल्वर का। गोल्ड का तो 10 होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? 4.7, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।
नेक्स्ट बात करेंगे रेजिस्टेंस जो एक वायर की, वो क्या है, इज आर ओम। इफ इट इज मेल्टेड, अगर उसको मेल्ट कर दे और स्ट्रेच कर दे हम एन टाइम्स, यानी उसको खींच दे एन टाइम्स, उसकी ओरिजिनल लेंथ जितनी थी उसका एन टाइम्स अगर उसको हम खींच दे, उसकी न्यू रेजिस्टेंस क्या होगी वो बताना है। तो भाई हम फॉर्मूला जानते हैं रेजिस्टेंस का, होता है रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, आर इज इक्वल टू रो एल का स्क्वायर, वॉल्यूम एरिया के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। यानी कि आर यहाँ पे आप देख पा रहे हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के स्क्वायर यानी लेंथ के स्क्वायर के। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर यानी लेंथ के। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास जो लेंथ सेकंड है वो लेंथ वन के इक्वल है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, एन एल वन, ठीक है। यानी कि जो ओरिजिनल लेंथ थी वो जो लेंथ सेकंड है न्यू वन है वो ओरिजिनल लेंथ की एन टाइम्स है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एन का स्क्वायर एल वन का स्क्वायर अपॉन एल वन का स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व करोगे, आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू आएगा एन का स्क्वायर, तो आर टू को हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर आर वन, ठीक है। यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा, 6 का बी। सिंपल फॉर्मूला पुट करके जो है इजिली आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। अक्रॉस अ मेटेलिक कंडक्टर, एक मेटेलिक कंडक्टर दे रखा है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है, अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V अप्लाई किया गया उस पर। तो क्वांटिटी जो कांस्टेंट रहेगी कंडक्टर के अलोंग वो बताना है, क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग द कंडक्टर इज, तो वो कौन सी होगी। देखो यहाँ पे जो मेटेलिक कंडक्टर है उसको कंसीडर मतलब कैन बी कंसीडर्ड एज कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कंडक्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है उसका कॉम्बिनेशन को हमने मेटेलिक कंडक्टर बोल दिया। और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो करंट होता है भाई वो सेम रहता है, ये आप जानते हो। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसमें करंट सेम रहेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए आएगा, करंट, यानी कि उसका करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, उसको स्ट्रेच कर दिया टू ट्वाइस उसके ओरिजिनल लेंथ का, 2 गुना उसको स्ट्रेच कर दिया। रेजिस्टेंस बताना है स्ट्रेच्ड वायर का क्या होगा। देखो पीछे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, नॉर्मली ऐसा ही ये क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। R इज इक्वल टू रो एल ए इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है। एल डैश इज इक्वल टू कितना, 2 गुना है, तो स्ट्रेच करने पर एल ए डैश इज इक्वल टू एल डैश ए डैश, ठीक है, यानी ये न्यू वन है। ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, लेंथ डबल हो गई तो एरिया क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आर डैश इज इक्वल टू रो 2L अपॉन ए अपॉन 2, सोल्व करेंगे इसको क्या आएगा, इज इक्वल टू 4R। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा भाई, 4 इंटू 4 ओम इज इक्वल टू कितना आ गया, 16 ओम, यानी कि एल ए इज इक्वल टू 2L ए डैश। तो हमारे पास जो नई वायर आई है वो कितनी की है, 16 ओम की, ठीक है। सिंपल ये आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और अगर भाई इसको लेंथ को 2 गुना कर देते तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें एक दो जो समझने वाली बातें हैं ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है 2 रोड्स ज्वाइंट एंड टू एंड, 2 रोड्स जो है उनको उनका एंड टू एंड उनको क्या कर रखा है, ज्वाइन कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखा रखा है। तो दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, 0.01 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ईच इज 1 मीटर लॉन्ग, और दोनों क्या है 1 मीटर लॉन्ग है। एक रोड जो है वो कॉपर की है विद रेजिस्टिविटी ऑफ 1.7 इंटू 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर, ठीक है। एक रोड जो है वो कॉपर की है जिसकी रेजिस्टिविटी हमें गिवन है ये। दूसरी जो है आयरन की है जिसकी रेजिस्टिविटी दे रखी है 10⁻⁵, ठीक है। तो कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी क्या प्रोड्यूस करने के लिए, एक करंट कितने 1 एम्पियर का करंट इस रोड में प्रोड्यूस करने के लिए कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो भाई सोल्व कर लेंगे इसको यहीं। कॉपर रोड जो है, कॉपर रोड और आयरन रोड सीरीज में जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर यानी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर प्लस आयरन की इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो 1 प्लस रो 2, यानी कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है इंटू एल अपॉन ए, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू करंट होता है ओम्स लॉ के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितनी इसकी इसकी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है, दोनों को पुट करोगे और यहाँ पे जो है उसको सोल्व करोगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.117 वोल्ट। यानी कि आपको क्या करना है भाई, जो भी मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा है इसमें जो जितनी भी वैल्यूज दे रखी है वो पुट करनी है और इसका आंसर आ जाएगा 0.117
0.7 वोल्ट मीटर, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 10th क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, एक वायर है सर्टेन मटेरियल की, किसी भी मटेरियल की वायर है, स्ट्रेच्ड स्लोली बाय, उसको है ना स्लोली स्ट्रेच किया गया है 10% से, ठीक है, उस वायर को। उसकी जो नई रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है बिकम रिस्पेक्टिवली, उसकी न्यू रेजिस्टेंस और जितनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी वो बतानी है कि वो कितनी होगी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू कितना, आर इंटू एल अपॉन ए, ठीक है, स्मॉल, ये हमें गिवन है। तो लेंथ जो अगर 10% से इंक्रीज हुई है तो क्या लिखेंगे हम, एल डैश, यानी नई लेंथ क्या होगी, एल प्लस 1/10, यानी कि टोटल क्या हो गया 11/10 एल, ठीक है, ये हो गया। इस केस में जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर का वो कितना डिक्रीज, ऑब्वियसली मैंने ये बात बताई थी भाई, इस बात को ध्यान रख लेना, अभी नहीं पता तो लेंथ अगर डबल हो गई है 2 गुना तो एरिया क्या होगा उसका, मतलब एरिया हाफ हो जाता है, ठीक है, लेंथ डबल होती है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाता है, याद रखना है। तो अब इसमें 10% अगर लेंथ बढ़ी है तो 10% क्या है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो अब नए क्रॉस सेक्शन की मैं बात करूं, ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, ए माइनस ए अपॉन 10, यहाँ पे प्लस हुआ यहाँ पे माइनस, तो ये क्या आ गया 9/10 ए, ठीक है, एरिया आ गया। तो अब हम अपने फॉर्मूले पुट करेंगे, क्या होता है, आर डैश इज इक्वल टू आर एल डैश अपॉन ए डैश, यानी कि क्या आएगा 11/10 एल अपॉन 9/10 ए, ठीक है। ये जो हमने निकाला था नहीं अपना ये यहाँ पे पुट कर दिया, सोल्व करके आएगा 11/9 आर एल आर, यानी कि आर डैश क्या आ जाएगा, सोल्व करिए 1.21 आर, ये आ जाएगा। तो जो नई रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगी बाय 1.21 टाइम्स। तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी बोला जाता है, वो अनचेंज रहेगी, क्योंकि वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, नेचर क्या है, मतलब जो वायर के मटेरियल का क्या नेचर है, रेजिस्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। मैंने आपको बताया था जब मैं आपको रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी समझा रही थी, तो मैंने रेजिस्टिविटी में क्या बताया था कि वो फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी तो अनचेंज रहेगी, ठीक है, और जो न्यू रेजिस्टेंस है अपनी वो कितनी होगी, 1.21 टाइम्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं भाई अपना ऑप्शन देख के करेक्ट कौन सा होगा, तो 10th का क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा, बी, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये अनचेंज रही है क्या, अपनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि रेजिस्टिविटी, और न्यू रेजिस्टेंस कितनी 1.21 टाइम्स इंक्रीज हुई। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है किसी भी सर्टेन वायर, आयरन की जो सर्टेन वायर का रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर है। अगर उसकी लेंथ और रेडियस दोनों को हम डबल कर दें, लेंथ को भी और रेडियस को भी, देन तो इसमें से इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है क्या होगी। तो भाई करेक्ट ये होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो हाफ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो लेंथ और रेडियस को दोनों को डबल कर दिया, रेजिस्टेंस क्या हो गई, वो हाफ हो गई, और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हुई वो क्या रहेगी, रिमेन अनचेंज, क्योंकि भाई ये उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, फिजिकल कंडीशंस मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, ये सी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, क्या दे रखा है, एक 6 वोल्ट की बैटरी है जिसको कनेक्ट किया गया है टर्मिनल्स ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ अननोन थिकनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। एक 6 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया गया है किसके टर्मिनल से, 3 मीटर की एक लॉन्ग वायर है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म थिकनेस मतलब होता है कि एक जैसी थिकनेस हो, जिसकी रेजिस्टेंस उसकी कितनी है 100 ओम दे रखा है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस बताना है किसमें, पोटेंशियल में, बिटवीन 2 पॉइंट्स के पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होगा वायर के ऊपर जो सेपरेट कर रही है उसको बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से जो उसको क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है, वो बताना है। तो देखो सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा स्पेस बनाकर। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के, ठीक है, एक पीछे क्वेश्चन में किया था। तो 300 सेंटीमीटर के लिए रेजिस्टेंस क्या है 100 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 50 सेंटीमीटर के लिए, अगर मैं 50 सेंटीमीटर के लिए बात करूँ तो मेरे पास कितना होगा, कितनी आ जाएगी भाई, ये 100/300 इंटू 50 करेंगे क्या आएगा 50/3 ओम, ठीक है, 50/3 ओम आ गया। और आई आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है 6,
ठीक है। 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर, ठीक है। तो हमें कितना दे रखा है, ये 6 दे रखा है, ये इज इक्वल टू 6। तो आई आर डैश यानी नए की बात करेंगे कितना आएगा 6R इंटू आर डैश। तो 6 अपॉन आर कितना है 100 इंटू आर डैश नई क्या आई थी 50/3। तो यहाँ पे इसके हमारा आंसर आएगा 1 वोल्ट। सोल्व करके क्या आ गया भाई 1 वोल्ट आंसर आ गया इसका डी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। क्या दे रखा है, जो रजिस्टिविटी है यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कॉपर वायर की वो क्या होगी भाई, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था ये टॉपिक आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा ए, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम तो आप जानते हो कॉपर की जो रजिस्टिविटी है वो क्या होती है, वो भी इंक्रीज होती है। तो रजिस्टिविटी कॉपर की वायर की इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि कॉपर बीइंग अ मेटल जिसका पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है रजिस्टिविटी का, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा ए। नेक्स्ट है सिलिकॉन एंड कॉपर आर कूल्ड टू आ टेम्परेचर 300 केल्विन पे उनको कूल किया गया, तो उनकी रेजिस्टिविटी बतानी है क्या होगी। देखो भाई मेटल के ये दोनों मेटल है मैंने आपको बताया था, तो करेक्ट ऑप्शन इसका ये आएगा सिलिकॉन की इंक्रीज होगी और कॉपर की डिक्रीज होगी। ये मेटल और ये क्या है कॉपर हमारे पास। देखो रजिस्टिविटी जो है कॉपर की वो कब कम होगी, जब उसका टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम हुआ कॉपर की रजिस्टिविटी कम हुई, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं होगा। जबकि सेमीकंडक्टर या फिर सिलिकॉन की बात करूँ तो वो इंक्रीज होती है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वो इंक्रीज होती है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे कम हुआ है तो इसकी इंक्रीज होगी, ये कम हुआ तो ये भी कॉपर भी कम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 15th क्वेश्चन की। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 3.1 30 डिग्री सेल्सियस पे, और एक रेजिस्टेंस कितना है 4.5 यहाँ पे जो है ये अपना टेम्परेचर अलग अलग दे रखा है। तो टेम्परेचर बताना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बताना है ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कितना, ठीक है, वो बताना है हमें। तो देखो भाई R1 की यहाँ पे बात करूँ क्या दे रखा है 3.1 कितने टेम्परेचर पे 30 डिग्री सेल्सियस पे। R2 की बात करूँ कितना दे रखा है 4.5 टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा टी। अल्फा होता है भाई यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कभी कंफ्यूज रहो अल्फा होते हैं। तो R1 की बात करेंगे R1 इज इक्वल टू R नोट 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या आएगा की अगर बात करें तो सिमिलरली R नोट 1 प्लस अल्फा, यहाँ पे क्या आ गया 100, ठीक है। बस वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब इनको जो है ऐसे रेशियो में करेंगे तो आएगा 1 प्लस 30 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा यहाँ पे 3.1 अपॉन 4.5 दे रखा है हमें 1 प्लस 30 अल्फा अपॉन 1 प्लस 100 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.008 डिग्री सेल्सियस। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यानी करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या आएगा ए आएगा, ठीक है। सिक्सटींथ क्वेश्चन की बात करेंगे। रेजिस्टेंस जो है डिस्चार्ज ट्यूब की वो कितनी होगी, रेजिस्टेंस बतानी है। तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका सी है नॉन ओमिक। देखो एक डिस्चार्ज ट्यूब की मैं बात करूँ तो उसमें जो करंट होता है पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण उसमें करंट कब फ्लो करता है, जब पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन फ्लो करे इसकी वजह से। तो मोर एवर जो सेकेंडरी एमिशन होगा इलेक्ट्रॉन का वो भी हो सकता है वहां। तो जो V और I के बीच का जो कर्व होगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का जो कर्व होता है वो कैसा होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर को आप नॉन ओमिक भी कह सकते हो भाई, जो इसको इस लो को ओबे ना करे उनको बोलते हैं नॉन ओमिक, ठीक है। तो हैंस जो रेजिस्टेंस होगी वो कैसी होगी नॉन ओमिक होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका क्या होगा सी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।